This is Chinal and today we are going to continue our first chapter of class 11 and that is some basic concepts of chemistry. इस चैप्टर के हम बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और लिंक जो है उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. प्लीज गो एंड वॉच देम. ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मॉलिक्यूलर मास. अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो सम total of masses of all the atoms present in a molecule. मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल होता है ना, उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन्हें कंबाइन करते हैं, उनका सबका मास जो होता है उसको कंबाइन करते हैं और इससे हमें मिल जाता है हमारा मॉलिक्यूलर मास. तो ये क्या होता है? एटम, हर जो पर्टिकुलर एटम होता है उसका स्पेसिफिक मास होता है और किसी भी एटम का एक जैसा मास नहीं होता है. हम हर एटम को एक मास से, उसकी मास अलग, जो उसकी पहचान ही मास होती है ना, तो हम उससे हम आइडेंटिफाई इजीली कर लेते हैं. तो जितना भी कोई भी हमारा मॉलिक्यूल गिवन है उसमें जितने भी एटम्स होंगे, अगर दो एटम हैं तो जैसे अगर किसी का जैसे हीलियम है ना, अगर उसका 2 है मास तो वो He2 है, तो मतलब 2 × 2. ऐसे इस तरीके से हम जो मास है उसको निकालेंगे. तो अब आपके पास में एक मॉलिक्यूल गिवन है दैट इज वाटर, H2O. तो अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन के कितने एटम्स है आपके पास? 2. एंड ऑक्सीजन के कितने हैं आपके पास? 1. मतलब 2 × 1. इसका मास कितना होता है हाइड्रोजन का? दैट इज 1. इसीलिए और इसके पास टोटल कितने एटम्स है? 2. तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 × 1. प्लस ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का मास कितना है? 16. और ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 1 ओनली. तो 16 × 1 करेंगे तो कितना आएगा? ओनली 16. तो टोटल जब हम इनको ऐड करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 18, है ना. तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होगा? 18 U. यू क्या होता है? वो हमारी मास की यूनिट होती है, दैट इज यू. ये यू कैसे आया है? ये एक्चुअली हमने अभी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन को हमने बेस मान के बाकी सारे एटम्स को डिस्कवर किया है ना, उनके सारे जो मास हैं वो उसी को बेस मान के निकाले गए हैं, इसीलिए हम ये यू यूनिट लिखते हैं. ओके, अब एक और आपको एक मॉलिक्यूल गिवन है जो है शुगर का, दैट इज C12H22O11. ओके, तो इसमें आपके पास कार्बन एटम्स कितना है? 12 है. हाइड्रोजन कितना है? 22. और ऑक्सीजन कितना है आपके पास? 11. तो आप इन सब का नंबर काउंट कर लिया. उसके बाद क्या करना है आपको? इन सब का मास देखना है कितना होता है ना. तो कार्बन का 12 मास होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है ना. तो आप क्या करेंगे? 12 उसका मास है मल्टीप्लाई बाय जितने वो एटम्स हैं टोटल, है ना. तो यहाँ पे 12 इसका मास हो गया कार्बन का, मल्टीप्लाई बाय 12 कार्बन एटम्स, प्लस 1 हमारा हाइड्रोजन का मास एंड मल्टीप्लाई बाय 22, दैट इज वो उतना नंबर हमारे पास अवेलेबल है हाइड्रोजन का, प्लस 16 × 11 क्योंकि हमारे पास 16 उसका मास है और 11 हमारे पास उसकी क्वांटिटी है, मतलब इतने सारे हमारे एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के. तो इन सब का हम जब टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट इज 344 U. ओके, क्लियर हो गया. अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जब भी आपको मॉलिक्यूलर मास पूछेंगे तो टोटल आपको जितने भी एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं उन सबको ऐड करना है. ओके, अगर कोई 2 प्रेजेंट है तो उनको मल्टीप्लाई बाय 2, अगर किसी के 3 एटम पर प्रेजेंट है तो मल्टीप्लाई बाय 3, उसका मास मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर इन सबको ऐड कर लेंगे. ओके, दैट इज क्लियर. वेरी गुड. अब हम देखते हैं फॉर्मूला मास. अब फॉर्मूला मास क्या होता है? दैट ये स्पेसिफिक होता है, मतलब ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मास को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है.
it is used to identify the mass of ionic compounds. ये यहाँ पे इट है ना, तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड्स का मास आइडेंटिफाई करने में यूज होता है. इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मास इज इक्वल्स टू सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. किसके बराबर होता है, वहां पे हमने क्या किया था, जितने एटम्स है उनको ऐड कर लिया था. यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके मास को ऐड करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, फॉर्मूला मास. ओके, सो हियर वी हैव NaCl. और NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, एक केटायन है तो एक एनायन है. आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, दैट इज जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होता है, दैट इज आर आयनिक कंपाउंड्स. ओके, तो हमारा जो Na है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, उसका होता है 23 उसका एटॉमिक मास होता है. और जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, दैट इज 35.5. तो इन दोनों एटॉमिक मासेस को हम ऐड करेंगे तो हमको NaCl का फॉर्मूला मास मिल जाएगा. ओके, तो हमें क्या फॉर्मूला मास मिला है, 58.5 U. ओके, अब U जो है वो मास की यूनिट है, आप ये क्लियर रखना है ना, मॉलिक्यूलर मास नहीं, दैट इज ओवरऑल जो भी मास होता है उसकी यूनिट होती है U. अब जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो हमको किसके बारे में बताता है, अबाउट द कंपाउंड्स, है ना, जो कंपाउंड्स का रेशियो होता है उसके बारे में हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बताता है. तो अब हम डिस्कस करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय ऑसवाल्ड, है ना. ऑसवाल्ड जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया था. So let's define it. 1 mole is the amount of a substance that contains as many discrete entities as there are atoms in exactly 12 gram of C12 आइसोटॉप्स, है ना. अब ये क्या कहता है कि मोल्स किसके बराबर होता है, मोल्स जो होता है वो कोई भी हमारा एटम होता है, जैसे हमने बेस माना है कार्बन को, तो उसके अंदर जितनी भी एंटिटीज होती हैं उनको कंबाइन करके जो हमें मिलता है दैट इज 1 मोल. ओके, इसे हम बोलते हैं मोल, उसके अंदर की जितनी भी एंटिटीज प्रेजेंट हैं. जैसे आप लीजिए ये एक कार्बन एटम है ना, C12 हम आइसोटॉप लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इजीली अवेलेबल हो जाता है और हाईली एबंडेंट है. बाकी के जो आइसोटॉप्स है कार्बन के वो रेयरली हमें मिलते हैं. वो कौन कौन से थे, C13 C14. ओके, तो हम C12 ही पढ़ते हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल रहता है ना. तो जब हम निकालते हैं मास ऑफ 1 कार्बन एटम तो वो किसके बराबर होता है, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स के बराबर, है ना. एक एटम है दैट इज कार्बन, है ना, उसका टोटल सम क्या है 12, उसका मास टोटल 12 होता है. तो वो कैसे आता है, जब उसके अंदर हम डिस्क्रीट यूनिट्स कितनी प्रेजेंट हैं उनको निकालते हैं. तो आप देखो यहाँ पे 6 उसका प्रोटॉन है और 6 ही उसका न्यूट्रॉन है, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 12, है ना. 12 इंटू, और इनका जो मास होता है जब हमने देखा है अभी कुछ पहले वाली वीडियो में हमने देखा था, हम उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स. ओके, तो ये एक कार्बन का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है, 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम्स. ओके, क्लियर हो गया आपको. अब हम कुछ पार्ट्स देखेंगे कि देखो यहाँ पे अब हमने देख लिया कि जो 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 जो है वो किसके बराबर है, वो 1 कार्बन एटम के बराबर है ना.
तो अब जब हम 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 1 कार्बन एटम का जो मास है उसके बराबर डिवाइड बाय 12 इंटू ये, यहाँ जब उसके इक्वल टू निकालते हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है वो हमारे जितना हमको गिवन है उसके नीचे शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, और जब भी आपको एक का दिया है वो आपको पता है और दूसरे का निकालना है तो जो पता होता है उसके नीचे आपको उसको शिफ्ट करना है, और शिफ्ट करने के बाद जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1 डिवाइड बाय 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाइड बाय 12। ओके, तो यहाँ पे 12 से 12 कट आउट हो जाएगा, और इसको जब आप डिवाइड करोगे इन दोनों को तो आपको मिलेगा 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। ओके, तो आपको पता चल गया क्या हुआ है यहाँ पे कि 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम में कितना एटम्स प्रेजेंट होता है वो आपने निकाला, उसके बाद उसको बेस मान के आपने 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने टोटल कार्बन एटम्स प्रेजेंट है वो निकाला। तो कितने टोटल कार्बन एटम्स हो गए हमारे पास, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। ओके, और इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज एवोगाड्रोस नंबर। ओके, क्लियर हो गई आपको ये सारी चीजें, वेरी गुड। अब हम लोग देखेंगे कि देखो जो हमारा एवोगाड्रो नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, वी कॉल इट एज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, है ना। और ये मतलब कि एक एटम जो होता है वो इतने हमारे जो एवोगाड्रो नंबर होता है उसके इक्वल होता है। फिर हमने देखा मॉलिक्यूल, और कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो भी किसके इक्वल होता है, हमारे इतना जो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर है उसके इक्वल होता है। और जब हम कोई आयनिक कंपाउंड लेते हैं वो भी किसके बराबर होता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एवोगाड्रोस नंबर एंड द यूनिट ऑफ NaCl। ओके, और अगर हम लेते हैं 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, अब पहले यहाँ पे हमने सिर्फ मॉलिक्यूल की बात की थी, अब 1 मोल की बात की थी, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, तो वो किसके बराबर होता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वो किसके बराबर होता है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली जो मोल कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या चीजें इक्वल होती हैं ये हम देखो निकालते हैं, दैट इज 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल होता है, मतलब जितना ग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूल जितना ग्राम उसका है वो उतने ही उसके मोल्स होंगे। ओके, और वो किसके बराबर होते हैं, वो हमारे एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। ओके, तो मोलर मास क्या बोलता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स। मोलर मास क्या कहता है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ग्राम्स, और अभी हमने देखा है कि जो ग्राम है 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू द 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ग्राम्स वो जो है वो सीधा मॉलिक्यूल के मोल्स से इक्वल है। ओके, क्लियर हो गई आपको ये चीज। तो अब हम देखेंगे कि कार्बन 12 का मोलर मास कैसे निकालते हैं। ओके, तो अब आपको पता है ये चीज कि 1 मोल है वो किसके बराबर होता है, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल में ये 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स होते हैं। ओके, तो एक कार्बन एटम में कितना हुआ, मतलब एक कार्बन एटम है उसमें कितने हैं हमारे पास में टोटल 12 इसके एटम्स यूज होते हैं, तो कितना हो गया हमारे पास ये 12 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। ओके, क्लियर हो गई ये चीज आपको।
तो आप देखिए कि जो हमारा ये जो एवोगैड्रो नंबर एटम्स होते हैं, मतलब इतना हमारे पास उसके एटम्स प्रेजेंट है। जैसे जो C12 एक एटम है, उसके अंदर उसके कितने एटम्स प्रेजेंट है, वो कितने हैं, वो हैं हमारे एवोगाड्रो के नंबर के बराबर। ओके, तो अब हम कंबाइन करते हैं इसको, तो ये इतने जो एटम्स होते हैं, ये जो एवोगाड्रो एटम्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 12। 12 क्या है हमारे पास, टोटल कार्बन के एटम्स हैं, और 1.66 क्या है उसका वेट, मतलब उसका वो उसको ग्राम में हम कन्वर्ट करते हैं, और 6.022 क्या है टोटल उसके अंदर एवोगाड्रो नंबर, टोटल उसके अंदर इतने एटम्स प्रेजेंट है। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई। ये क्या है, उसको जब हमने एटम को और सब डिवाइड किया तो इस तरीके से उसमें डिवीजन होता है, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट एक एटम है उसमें इतनी सारी चीजें हमें प्रेजेंट होती है, वो दिखाई पड़ती हैं। ओके, तो इसका मोलर मास क्या हो गया, 12 ग्राम्स पर मोल, है ना, क्योंकि ये क्या किसके बराबर है, वो एक मोल के बराबर है, और ये टोटल 12 इसके अंदर आइटम्स हैं, इसका मास है। ओके, तो ये हो गया हमारा एक मोलर मोलर मास इक्वल्स टू 12 ग्राम्स पर मोल, है ना। अब इसका एटॉमिक मास क्या है, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 12 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो molar mass in grams is numerically equal to atomic mass, atomic formula, molecular formula mass in U। ये कहता है हमें कि जो मोलर मास होता है ग्राम में, अगर मोलर मास आप ग्राम में लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, वो न्यूमेरिकली एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास के इक्वल होता है। ओके, अब हमने ये जो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास जो है वो अभी पहले निकालना सीख लिया था, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यहाँ पे बहुत सारे और भी लेसन्स आने वाले हैं, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे बहुत सारा एजुकेशनल मीम कंटेंट अवेलेबल है, और मैं वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस भी बनाती हूँ, जिससे आपको छोटे छोटे टॉपिक्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू गाइज।